तो ये है हमारी ओकिनावा प्रेस प्रो 2024 का मॉडल। अब जनरली क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब अपनी गाड़ी लॉन्च करती है तो उसका अपडेट वर्जन निकालती है, तो गाड़ी में जो दिक्कतें होती है पुराने वाले मॉडल के अंदर उसको अपडेट कर देती है, सॉल्व कर देती है, कुछ मिला के कुछ ना कुछ नया दे देती है। लेकिन ओकिनावा में जस्ट उल्टा हुआ है, जो उसके पुराने मॉडल थे उसमें फीचर्स ज़्यादा थे, इसमें कम है। हालांकि इसमें जो पुराने मॉडल से उसकी बैटरी ज़्यादा पावरफुल थी, ज़्यादा रेंज देती थी। अपडेटेड मॉडल में बैटरी छोटी कर दी, इसकी रेंज बहुत कम कर दी है। अब पुराने मॉडल और नए मॉडल में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो यहाँ पे एडजस्टेबल ब्रेक लीवर देते थे, वो इस नए मॉडल ने बंद कर दी। बैटरी इसकी छोटी दे दी तो इसकी रेंज भी कम हो चुकी है, पिकअप भी कम हो चुका है। तो मेरे को लगभग 5 महीने हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए और मैं इसको चला चुका हूँ 5183 किलोमीटर। तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों का रिव्यू देता हूँ मैं आज इसको। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है इसका कि इसका जब भी हम इसको राइड करते हैं तो जब भी हम एक्सलेट करते हैं तो सीधा ये 5 की स्पीड से पिकअप होती है, यानी इसमें जर्क लगता है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बहुत स्मूथ नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है, एकदम झटके से ये उठती है, वहाँ पे थोड़ी अनकंफर्टेबल रहती है। दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा, ये देखो, ये इसके फुट रेस्ट है। फुट रेस्ट की चौड़ाई देखोगे इतनी। अब इस पर पैर रखते हैं ना तो इस पर पैर टिकता नहीं, हार्ड प्लास्टिक का है तो इस पर कोई ग्रिप भी नहीं है, तो इसमें फुट रेस्ट दिया ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में तो फिर भी ये है, राइट हैंड साइड में जाओगे तो सिर्फ यही है, और ये प्लास्टिक का है। यहाँ पे आप एडिशनली कोई फुट रेस्ट लगा भी नहीं सकते, अगर जोर पड़ेगा तो प्लास्टिक टूट जाएगा, पूरा प्लास्टिक ही है। और सेकंड नेगेटिव पॉइंट, अगला नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि इसके जो रियर ब्रेक्स हैं वो हमेशा आवाज़ करते रहते हैं। सर्विस सेंटर भी गया, उन्होंने बोला इसमें मैन्युफैक्चरिंग ही है, इसका आवाज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, इसमें ये आवाज़ करती ही है। तो ईवी वाली चलाने के बावजूद भी इसमें घर 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 की आवाज़ आती रहती है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है मेरे को इसका, बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है इसके अंदर। और दोनों साइड में, रियर और फ्रंट दोनों साइड में इसमें डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, और डिस्क ब्रेक के साथ में कॉम्बी ब्रेक है। पीछे वाला ब्रेक लगाओगे तो आगे वाला ब्रेक भी लगेगा। तो इसमें सिस्टम क्या है कि पीछे वाला ब्रेक अगर 70% लग रहा है, मतलब 70% पीछे वाला ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो आगे वाला ब्रेक ज़्यादा लगेगा, पीछे वाला कम लगेगा, तो इसमें स्लिप होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब जैसे जो नॉर्मली एक बार ये स्कूटी गिर गई थी नॉर्मल स्पीड के ऊपर, क्योंकि इसके ब्रेक इतने ज़्यादा सेंसिटिव है, हल्का सा प्रेस करते ही टायर लॉक हो जाते हैं दोनों इसके। अब इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर कभी ब्रेक के ऊपर हाथ जाता है तो फट से इसके टायर लॉक हो जाते हैं, आगे वाला और पीछे वाला दोनों, तो इसमें स्लिप होने के चांस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। इसके ब्रेकिंग सिस्टम बहुत गंदे लगे मेरे को। एक्टिव है, इसमें भी अभी भी डिस्क ब्रेक नहीं आते, ड्रम ब्रेक ही आते हैं। मुझे ज़्यादा सफिशिएंट लगते हैं ड्रम ब्रेक्स डिस्क ब्रेक के मुकाबले, क्योंकि वो इतने सफिशिएंट नहीं होते। क्योंकि अगर आपको डिस्क ब्रेक का लगाने का आइडिया नहीं है कि डिस्क ब्रेकों के अंदर नॉइस आती है, ब्रेक बहुत इसके अनकम्फर्टेबल है, और इसमें चलते चलते ब्रेक है ना, ये जैसे इसके अंदर मैंने ब्रेक प्रेस किया और यहाँ पे ये पार्किंग लाइट आ गई, तो कई बार क्या होता है कि इसका ब्रेक है ना वो ऑटोमेटिक इसमें पार्किंग लाइट चलती नहीं, तो ब्रेक आपको यूँ छेड़ना पड़ता है, उसके बाद में ये पार्किंग लाइट यहाँ से ये वाली लाइट हटती है, उसके बाद ये चलती है। और एक ख़तरनाक चीज़ जो मेरे साथ हुई थी साथ में इसके, मैंने जब इसको नई ली थी तो इसके 12 या 15 दिन बाद में इसमें प्रॉब्लम आई थी। जब भी मैं ब्रेक प्रेस करता था तो सामने की जो हेडलाइट है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती थी, ब्रेक छोड़ते ही वापस वो ऑन हो जाती थी। तो मैं कंपनी में गया कि मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है, तो उन्होंने 4-5 दिन रखी और उन्होंने कुछ चेक वेक किया होगा, तो कंपनी की मिस्टेक के कारण इसका कंट्रोलर था वो शॉर्ट हो गया, ख़राब हो गया। 12 दिन पुरानी स्कूटी कैश पे ली हुई, अब मेरे को बोलते हैं कि आपको इसके 3500 रुपये देने पड़ेंगे कंट्रोलर रिपेयर करवाने के। मैंने कहा अभी तो वारंटी में है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब जब नई गाड़ी के अंदर कंट्रोलर और बैटरी की वारंटी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। और सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट एक ही है, इसकी हेडलाइट का फ्रंट लुक बहुत अच्छा है, जैसे 2 साइड में लाइट दे दी। अब इसका एक लुक तो आ गया ये वाला, जिसमें ये DRLs इस टाइप में ऑन हो गए, ठीक है, और मेन ही आ गई हेडलाइट, ये हेडलाइट कुछ इस तरीके से आ गई। अब इस हेडलाइट का फोकस ऐसा है कि इसको अगर लो बीम पे रखोगे तो ये सेकंड मंजिल जो होती है सेकंड फ्लोर पे जाएगी, और जैसे इसका हाई बीम करोगे तो थर्ड फ्लोर पे चली जाएगी। मतलब रोड पे इसकी लाइट गिरती नहीं है, और इसकी लाइट आप एडजस्ट भी नहीं कर सकते। हर 2 व्हीलर 4 व्हीलर के अंदर आप अपनी हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है एडजस्ट करने का। दूसरा इसकी रेंज, मतलब मैं इसको फर्स्ट मोड के अंदर से भी सेकंड मोड के अंदर है, इसमें 3 मोड्स आते हैं, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड मोड यहाँ पे, और थर्ड मोड यहाँ पे, ये टर्बो का मोड है, ठीक है। मैं इसको फर्स्ट मोड में ज़्यादातर राइड करता हूँ तो मेरे को ये लगभग 58-59 की रेंज देती है, अप्रॉक्स 35-38 की स्पीड में मैं इसको चलाता हूँ। तो कंपनी क्लेम करती है 80+ की,
क्योंकि लगभग मेरे घर से मेरा ऑफिस 15 से 17 किलोमीटर दूर है। तो 15-17 किलोमीटर आना, 15-17 किलोमीटर जाना। हाईवे से जाता हूँ मैं, नॉर्मल इसमें ब्रेकिंग वगैरह नहीं करता, तो मेरे को 58 की रेंज देती है। सिटी की बात नहीं कर रहा, हाईवे की बात कर रहा हूँ। कंपनी कहती है 80+ का माइलेज देती है। जो पुराने वाली ओकिनावा थी वो देती थी एक्चुअल में, मैंने खुद ने मेरे फ्रेंड के पास थी, मैंने चलाई है, वो इससे कहीं ज़्यादा बेटर थी। लेकिन इसमें कंपनी ने पता नहीं अपडेट करने के बाद में इतने नेगेटिव पॉइंट्स दे दिए हैं। और इसमें एक फंक्शन ये भी आता है कि आप इसको विदाउट की भी चला सकते हो। जैसे लाइक चाबी मैंने निकाली हुई है, यहाँ पे इसमें ये बटन दिया हुआ है, डबल प्रेस करूँगा, अब नॉर्मल पार्किंग मोड में आ गई है। मैंने पार्किंग मोड हटाया और मैं अब इसको बिना चाबी के भी चला सकता हूँ। और इसको बंद करना है तो नॉर्मली यहाँ पे अनलॉक का बटन है, ये बंद हो गया। अब मैं इसको चाबी से यूज़ कर रहा हूँ। कभी स्कूटी चलते इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाती है चाबी से। जैसे यहाँ से ऑन कर रखी है मैंने और इसको लॉक कर दिया। लॉक करने पे क्या होता है, जब मैं इसको लॉक करूँगा तो कोई इसको हाथ लगाएगा तो ये आवाज़ करेगी। स्कूटी चला रहा हूँ मैं, चलते चलते ये खड्डे वगैरह में गिरी, थोड़ी सी वाइब्रेशन हुआ, ये ऑटोमेटिक लॉक हो गई और आवाज़ करने लग गई। फिर इसका रिमोट लेके आओ, फिर इसे माथा फोड़ी करो, फिर ये वापस चलेगी। तो भाई साहब इसमें इतने नेगेटिव पॉइंट है, मैं इससे इतना परेशान हो चुका हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। और सेकंड सबसे बड़ा इसका ये है कि ओकिनावा जो कंपनी है ये इंडिया में बंद हो चुकी है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैं इसको बता सकूँ कि इसका प्लस पॉइंट क्या है। मेरे को इसके सारे पॉइंट्स नेगेटिव ही लगे। हल्का सा कोई मिट्टी आ जाती है तो इसकी बैटरी कट हो जाती है, पिकअप बिल्कुल नहीं है। हल्की सी भी मिट्टी आ जाती है ना तो ये चलती नहीं, आपको धक्का देके ही निकालनी पड़ेगी। तो इसका प्लस पॉइंट मेरे को अभी तक एक भी नहीं लगा, सब नेगेटिव पॉइंट्स ही लगे। तो ये था मेरा रिव्यू। पिछले 5 महीने से मैं इसको चला रहा हूँ, 5000 किलोमीटर के समथिंग चल चुकी है। तो इसका ओवरऑल लुक कुछ ऐसा है। फ्रंट में एलईडी लाइट्स है, फ्रंट में बल्ब दिए हुए हैं, पीछे इसमें वो एलईडी लाइट्स दी हुई है इंडिकेटर्स के अंदर। अलॉय व्हील कुछ ऐसे है, दोनों साइड में डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं। आगे वाला इसका स्पेस काफ़ी अच्छा यूजेबल है। और इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो काम नहीं करता, कि आप अगर 20% पे बैटरी हमारा फ़ोन चार्ज लगा रहे हो तो 20% ही रहेगा, चार्ज नहीं करता ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।